Hello students, today we shall continue the chapter Determinants of class 12th Mathematics. This is part 4. In this video lesson, we will learn some properties of determinants. और ये जो determinants की जो properties है, इनको सीखने का फ़ायदा ये रहता है कि हम यदि determinant की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं तो इन प्रॉपर्टीज़ की मदद से डिटर्मिनेंट की वैल्यू बहुत आसानी से और जल्दी फाइंड आउट कर पाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज और डिटरमिनेंट्स सीखने की तरफ। पहली जो प्रॉपर्टी है वो आप यहां देख रहे हैं, प्रॉपर्टी 1, द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड। यदि किसी डिटर्मिनेंट की रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दें तो डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो अनअफेक्टेड रहती है। तो इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ सकते हैं और इन जनरल भी समझ सकते हैं। मान लीजिए इन जनरल लेते हैं, कोई डिटर्मिनेंट है, सपोज ये है और ये 3/3 का ही लेंगे हम। तो ये कोई डिटर्मिनेंट है, सपोज A1 A2 A3 B1 B2 B3, ये कुछ इनके एलिमेंट्स है और इन जनरल इन एलिमेंट्स को हम ये ले लेते हैं A1 A2 A3 B1 B2 B3 और C1 C2 C3। और यदि हम इसकी जो रो और कॉलम है इनको हम इंटरचेंज कर दें तो एक नया डिटर्मिनेंट बन रहा है, लेट अस सपोज वो है del 1। तो ये हम कैसे ऑब्टेन करेंगे? यदि हम रो और कॉलम को इंटरचेंज करके कर रहे हैं तो इसमें जो फर्स्ट रो दिख रही है R1 जो A1 A2 A3 है, इसको जो है हम फर्स्ट कॉलम बना देंगे क्योंकि हमें रो और कॉलम को इंटरचेंज करना है। तो R1 जो है इसको हम C1 बना देंगे। तो ये जो यहाँ हो जाएगा A1 A2 A3। और इसी तरह से जो सेकंड रो है B1 B2 B3, इसको हम सेकंड कॉलम बना देंगे B1 B2 B3। और जो थर्ड रो है उसको हम थर्ड कॉलम बना देते हैं C1 C2 C3। इस तरह से ये है। तो यहाँ तक हम जान लेते हैं। इसके बाद अब देखिए, अब ये मैंने क्या किया, इसमें जो फर्स्ट जो रो थी इसको तो यहाँ फर्स्ट कॉलम बना दिया है और जो यहाँ सेकंड रो थी इसको यहाँ सेकंड कॉलम बना दिया है और जो यहाँ थर्ड रो थी इसको यहाँ थर्ड कॉलम बना दिया है। तो ये जो है डिटर्मिनेंट की जो एंट्रीज है इनको हमने इस तरह से कर दिया, रो को कॉलम से इंटरचेंज कर दिया है। यानी जो आइथ रो थी उसको आइथ कॉलम से, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम। इसको सिंबॉलिकली हम ऐसे लिखते हैं, ये जो चेंजेज है इसको हम ऐसे लिखते हैं कि हमने आइथ रो जो है इसको इंटरचेंज कर दिया CI। ऐसे आइथ रो जो है इंटरचेंज्ड विद CI। अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं। सपोज ये del है, ये del 1 है। अब हम दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं और पता लगाते हैं कि जो दोनों की वैल्यू सेम आ रही है या नहीं आ रही है। तो सबसे पहले हम del की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो इस del की वैल्यू हम इसको एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंडिंग विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट रो, एक्सपेंडिंग विद रिस्पेक्ट टू या अलोंग रो 1 एक्सपेंड करते हैं और इसकी वैल्यू देखते हैं कितनी आती है। तो जो del है वो आ रहा है, यहाँ पर है हमारे पास A1, ये A1, ठीक है। इसके बाद जो इसके जो एलिमेंट्स है ये हम लिख देंगे यहाँ पर B2 B3 C2 C3। और इस A1 चूँकि ये इस क्रॉस पर आ रहा है तो क्रॉस पर जब भी आता है तो हमें A1 के साथ प्लस साइन लगाना है। और ये जो एलिमेंट है A2 ये क्रॉस पर नहीं आ रहा है, यानी न तो यहाँ पर है और न यहाँ पर है, तो इस A2 के साथ हमें माइनस साइन लगाना है। और बाकी ये A2 इस कॉलम और इस रो में है तो इनको हटाकर बाकी एलिमेंट्स हम लिख देंगे B1 B3 C1 C3 इस तरह से। और सिमिलरली जो थर्ड है A3 ये इस क्रॉस पर आ रहा है तो इसके साथ हमें प्लस साइन लगाना है, तो प्लस A3। और फिर हम ये वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो ये आ जाएगा B1, क्योंकि ये A3 जिस रो और कॉलम में है, ये जो A3 जिस रो और एक बार फिर से A3 जिस रो और कॉलम में है उसको हम एलिमिनेट करके जो बाकी जो एंट्रीज है वो हम यहाँ लिख देते हैं। तो B1 B2 C1 C2 B1 B2 C1 C2 सब में हमने ऐसे किया है।
सब में हमने ये तरीका अपनाया है। ठीक है, अब इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं आसानी से। तो ये आ जाएगी A1 और ये हो गया B2C3 माइनस B3C2 और यहाँ हो रहा है ये माइनस A2 B1C3 माइनस B3C1। सिमिलरली ये हो रहा है A3 और B1C2 माइनस B2C1। अब हम इसका एक्सपेंशन करते हैं। जो सेकंड था del 1, तो उस del 1 को मैं फिर से यहाँ लिख लेता हूँ और फिर एक्सपेंड करता हूँ। तो del 1 था हमारा, यहाँ ये जो फर्स्ट रो थी A1 A2 A3 वो यहाँ फर्स्ट कॉलम बन गया था और यहाँ है ये B1 B2 B3 और ये है C1 C2 C3। अब हमें मालूम है कि हम डिटर्मिनेंट को किसी भी रो या कॉलम के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करते हैं तो उसकी वैल्यू सेम रहती है। तो हम इसको एक्सपेंड करेंगे फर्स्ट कॉलम के रिस्पेक्ट में। तो एक्सपेंडिंग विद रिस्पेक्ट टू C1, तो एक्सपेंड करते हैं। तो फर्स्ट जो कॉलम है इसमें ये एंट्रीज है। तो अब हमें पता है कि जो A1 है ये तो इस क्रॉस पे आ रहा है, तो इसके साथ तो हमें प्लस साइन लेना है। तो प्लस A1 और अब ये A1 जिस रो और कॉलम में है उसको हटाकर बाकी एंट्रीज हमें लिख लेनी है। तो ये हो जाएगी B2 C2 B3 C3, ये हो रहा है। इसके बाद हम इनको एलिमिनेट कर देते हैं और फिर से जो है हम सेकंड एलिमेंट लेते हैं A2, तो इसके साथ माइनस साइन लगेगा क्योंकि ये क्रॉस पे नहीं आ रहा है। तो ये आ जाएगा माइनस A2। अब ये जो A2 जिस रो और कॉलम में है, इस रो और इस कॉलम में इसको हटा देते हैं, बाकी एंट्रीज हम लिख देते हैं B1 C1 और B3 C1। सिमिलरली अब इसको हम हटा देते हैं और अब थर्ड जो एलिमेंट ले रहे हैं, थर्ड एलिमेंट है यहाँ पर A2 है, A3 है। तो थर्ड एलिमेंट A3 हम लेंगे। तो A3 चूंकि क्रॉस पे आ रहा है तो इसके साथ हम प्लस A3 लिखेंगे, प्लस A3। और अब ये जो A3 जिस रो और कॉलम में आ रहा है उसको एलिमिनेट करके हम बाकी एंट्रीज हम यहाँ लिख देते हैं B1 C1 B2 C2। और अब इसका आसानी से हम एक्सपेंशन कर सकते हैं। तो अब एक्सपेंशन कर देते हैं और वैल्यू देखते हैं कि जो पहले वैल्यू आ रही थी और ये दोनों वैल्यू है सेम है या नहीं है। तो del 1 आ रहा है हमारे पास A1, ये हो गया B2 C3 माइनस B3 C2 और यहाँ हो गया A2, यह हो गया B1 और ये एंट्री कौन सी थी, C1 तो नहीं हो सकती, ये ज़रूर A2 के साथ में था। तो A2 के साथ में ये C3 था, तो इसको हमें लिखना पड़ेगा कि ये C3 है, ये C3 था। तो ये हो रहा है B1 C3 माइनस B3 C1 और सिमिलरली ये है A3, यह हो गया B1 C2 माइनस B2 C1। और अब ये वैल्यू जो है हम यदि इससे मैच करते हैं, यहाँ A1 टाइम्स B2 C3 माइनस B3 C2, A1 टाइम्स B2 C3 माइनस B3 C2, ये माइनस A2 यहाँ भी है और यहाँ B1 C3 माइनस B3 C1, यहाँ भी B1 C3 माइनस B3 C1। सिमिलरली यहाँ A3 टाइम्स B1 C2 माइनस B2 C1, A3 टाइम्स B1 C2 माइनस B2 C1। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि जो वैल्यू है वो del और del 1 बिल्कुल एक जैसे आ रहे हैं। इसका मतलब हुआ है कि रो और कॉलम को इंटरचेंज करने से जो है डिटर्मिनेंट की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। प्रॉपर्टी 2, इफ एनी टू रोज और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज्ड देन साइन ऑफ डिटर्मिनेंट चेंजेस। यानी किन्हीं भी रो या कॉलम को अपन इंटरचेंज कर देते हैं तो डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो एब्सोल्यूट वैल्यू तो सेम रहेगी, लेकिन उसका जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। इसको भी हम चलिए एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। वही जनरल ले लेते हैं, A1 और A2 A3, A1 A2 A3, B1 B2 B3 और ये C1 C2 C3। ये कोई डिटर्मिनेंट है और इसमें हम क्या करते हैं कि नया डिटर्मिनेंट बनाते हैं del डैश, जिसमें हमने क्या किया कि किसी भी एक रो या कॉलम को इंटरचेंज कर दिया। जैसे मान लीजिए मैं R1 है इसको R3 बना देता हूँ। R1 जो है उसको तो मैंने R3 बना दिया, यानी मैंने क्या किया, जो R1 है उसको चेंज करके R1 और R3 को इंटरचेंज कर दिया। तो यहाँ पर हमारे पास स्थिति आ गई कि इसको सिंबॉलिकली हम ऐसे लिखेंगे R1 इंटरचेंज्ड विद R3।
तो A1 A2 A3 तो ये हो गया, यहाँ आ गया, और जो R3 पर था वो R1 पे आ गया, C1 C2 C3, और यहाँ B1 B2 B3 अपने जगह ही है। अब हमें पता लगाना है कि जो डेल और डेल डैश है इनकी वैल्यू में क्या डिफरेंस है, क्या दोनों सेम है या कुछ अंतर है या कुछ रिलेशनशिप है दोनों के बीच में, ये पता लगाते हैं। तो सबसे पहले तो हम डेल की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो डेल की वैल्यू हम यदि फाइंड आउट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट रो, सपोज इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं और इसकी वैल्यू निकालते हैं एक्सपेंडिंग डेल एक्सपेंडिंग विद रिस्पेक्ट टू R1। तो इस डेल की वैल्यू वही होगी जो ऊपर हमने पहले कैलकुलेट करी है। तो डेल की वैल्यू इसमें हमने जो कैलकुलेट करी है वही होगी, यहाँ जो कैलकुलेट की है ये वाली वैल्यू, ये डेल की वैल्यू है। तो ये तो हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, तो यहाँ से हम मैच करा लेंगे। और अब देखते हैं, देखें डेल डैश की वैल्यू पर क्या फ़र्क पड़ता है। ये डेल हम लिख भी लेते हैं, चलो। तो डेल हम कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ आएगा A1, और यहाँ से हम रख सकते हैं जो A1, तो B2C3 माइनस B3C2 आएगा। तो ये लिख देते हैं यहाँ पर B2C3 माइनस B3C2, फिर माइनस A2 टाइम्स, अब ये A2 टाइम्स लिखेंगे तो अब ये A2 जिस रो और कॉलम में है उसको हटा देते हैं, और यहाँ लिखेंगे B1C3 माइनस B3C1। तो ये B1C3 माइनस B3C1, और इसके बाद में प्लस A2 और A3 प्लस A3, क्योंकि थर्ड एलिमेंट हमारे पास A3 है। तो A3, और यहाँ आ जाएगा जब A3 जो है इस कॉलम और रो में है, इसको हटा देते हैं, तो ये B1 B2 C1 C2, तो B1 C2 माइनस B2 C1। तो ये आ रहा है यहाँ पर B1 C2 माइनस B2 C1। ये तो आ गया डेल। अब हम डेल डैश फाइंड आउट करते हैं। तो डेल डैश हम यहाँ नीचे फाइंड आउट कर लेते हैं। सपोज डेल डैश जो है इसमें हमने क्या किया था, जो फर्स्ट थर्ड रो थी उसको फर्स्ट रो बना दिया था, C1 C2 C3, और सेकंड रो अपनी जगह ही है B1 B2 B3, और जो फर्स्ट रो थी वो थर्ड रो बन गई है। तो ये स्थिति थी। अब इसका जो एक्सपेंशन है ट्रिकी वे से करते हैं ताकि कंपेरिजन करना आसान हो। इसको हम, क्योंकि एक्सपेंशन हम किसी भी रो या कॉलम के रिस्पेक्ट में करो, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड, तो इसका जो एक्सपेंशन है वो हम करेंगे विद रिस्पेक्ट टू R3, थर्ड रो के रिस्पेक्ट में कर लेते हैं। तो जैसे एक्सपेंशन करेंगे तो हम सबसे पहले लिखते हैं A1, लेकिन ये A1 चूँकि क्रॉस पे आ रहा है तो यहाँ पर जो है ये प्लस ही रहेगा इसके साथ, और इसमें जो लिखना पड़ेगा A1 के साथ में, तो ये लिखेंगे C2 C3 B2 B3, ये C2 C3 B2 B3 इस तरह से हो गया। इसके बाद में ये जो A2 चूँकि क्रॉस पे नहीं आ रहा है इसलिए इसके साथ माइनस साइन लगाना है, माइनस A2। इसके बाद ये जो जिस रो और कॉलम में है उसको हम हटा देते हैं, एक बार फिर से ढंग से कर लेते हैं। फिर ये जो C1 C3 और B1 B3 है इसको रख लेते हैं, C1 C3 B1 B3, और सिमिलरली जो थर्ड वन है उसको ले लेते हैं। थर्ड जो है हमारे पास एलिमेंट है A3 है, तो A3 लेंगे, तो A3 इस कॉलम रो में है। दूसरा इस ये चूँकि क्रॉस पे आ रहा है इसके साथ प्लस A3 लिखना है, और ये जिस कॉलम और रो में आ रहा है उसको हटाने के बाद ये C1 C2 B1 B2 बचता है। अब हम इसका एक्सपेंशन यदि करते हैं तो देखिए क्या आता है, देखें A1 टाइम्स ये आ रहा है B3C2 माइनस B2C3 आ रहा है, और यहाँ हो रहा है माइनस A2, यहाँ आ रहा है पहले B3C1 फिर माइनस B1C3, और इसके बाद लास्ट में आ रहा है प्लस A3 टाइम्स B2C1 माइनस B1C2, इस तरह से आ रहा है। अब हम यदि इसको डेल डैश को डेल से कंपेयर करें, डेल वन इसमें जो A1 इसमें भी A1 है, और लेकिन यहाँ अंदर जो एलिमेंट देखिए B2C3 B3C2 है, इसमें B2C3 बाद में है और B3C2 पहले है। तो हम ऐसा करते हैं, इस थ्राउट इसमें से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, और यदि हम माइनस कॉमन ले लेंगे, थ्राउट माइनस कॉमन ले लेंगे, तो अंदर की जो वैल्यू है इसको हम इंटरचेंज कर सकते हैं। तो ये लिख देंगे B2C3 माइनस B3C2। सिमिलरली यहाँ पर भी हमने ये कॉमन लिया माइनस का, तो इसको इंटरचेंज कर लेते हैं, ये माइनस साइन नहीं लेते, इसको इंटरचेंज करके माइनस साइन हम बाहर निकाल लेते हैं। तो ये जो आएगा ये हो जाएगा B1C3 माइनस B3C1। सिमिलरली यहाँ हो जाएगा प्लस A3, और इसको अंदर वाली को इंटरचेंज कर देते हैं B1C2 माइनस B2C1।
अब यदि इसको कंपेयर करते हैं इस डेल की वैल्यू से, तो यहाँ हम देखेंगे कि ये जो वैल्यू है और यहाँ जो इस स्क्वायर ब्रैकेट में जो वैल्यू है वो दोनों सेम है। कहीं पर भी मिलान करके देख सकते हैं कि दोनों सेम आ रही है या नहीं आ रही है। देखिए -A2 टाइम्स B1C3 माइनस B3C1, -A2 टाइम्स B1C3 माइनस B3C1, और ये है A3 टाइम्स B1C2 माइनस B2C1, A3 टाइम्स B1C2 माइनस B2C1, और ये हम मैच करा चुके थे। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये जो वैल्यू आ रही है डेल डैश जो आ रही थी वो जो है वो माइनस डेल हो गई है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने R1 को R3 से जब इंटरचेंज किया तो जो न्यू डिटर्मिनेंट है उसकी जो वैल्यू है वो ओरिजिनल डिटर्मिनेंट की वैल्यू को नेगेटिव बनाने से प्राप्त हो रही है। इसका मतलब है कि जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो यहाँ से प्रूव हो रही है कि इफ़ एनी टू रोज और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज्ड देन साइन ऑफ डिटर्मिनेंट चेंजेस, क्योंकि साइन उसका बदल गया है। ये हमने R1 और R3 को इंटरचेंज किया है। इन जनरल जो है हम ith रो को jth रो से इंटरचेंज कर सकते हैं या फिर ith कॉलम को jth कॉलम से इंटरचेंज कर सकते हैं, और ऐसा करने से क्या होगा कि वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यू तो सेम रहेगी, यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू सेम रहेगी, लेकिन उसका साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। तो ये हुई सेकंड प्रॉपर्टी। अब हम चलते हैं थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ। ये कह रहे हैं, थर्ड प्रॉपर्टी कहती है इफ एनी टू रोज और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल ऑल कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम। दो रो या दो कॉलम बिल्कुल आइडेंटिकल है, यानी उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल है, तो ऐसी स्थिति में उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है। तो यदि हमें कोई भी दो रो या कॉलम एक जैसे दिखाई दे जाते हैं किसी डिटर्मिनेंट में, तो उसकी जो वैल्यू है वो 0 होती है। इसको हम आसानी से देख सकते हैं। सपोज जैसे एक डिटर्मिनेंट है A1 A2 A3 B1 B2 B3, और सपोज ये थर्ड जो रो है वो फर्स्ट रो के आइडेंटिकल है। थर्ड रो देख रहे हैं आप, थर्ड रो के जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है बिल्कुल एक जैसे हैं। A1 इस A1 के इक्वल है, A2 A2 के इक्वल है, और A3 A3 के इक्वल है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में हम देख रहे हैं ये जो है इसके इक्वल दिख रहा है। यहाँ देखें तो ये जो एलिमेंट है वो बिल्कुल इसके इक्वल दिख रहा है, और ये जो एलिमेंट है बिल्कुल इसके इक्वल दिख रहा है। तो ये जो फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो इज आइडेंटिकल टू थर्ड रो। R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल। तो अब हम ये प्रूव करेंगे कि इस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो 0 है, और ये हम आसानी से ऐसे प्रूव कर सकते हैं। लेट अस सपोज आई इंटरचेंज R1 एंड R3। R1 और R3 को मैं इंटरचेंज करता हूँ, तो एक नया डिटर्मिनेंट बनेगा डेल डैश। और अभी हमने देखा था, पहले बना लेते हैं R1 और R3 को इंटरचेंज करके। तो R1 और R3 को इंटरचेंज करेंगे तो R3 में A1 A2 A3 है, तो इसको हम बना देते हैं R1, और R2 तो जो अपनी जगह है वो का वही है। और जो R1 था, ये जो R1 है, इस R1 को A1 A2 A3 को R1 को हम R3 बना देते हैं, यानी यहाँ ले लेते हैं। लेकिन ऐसा करने से कोई फर्क ही नहीं पड़ा, क्योंकि R1 और R3 तो पहले से आइडेंटिकल है, तो इसकी जो वैल्यू है वो उतनी रहेगी जितनी ये है, एक इक्वेशन। लेकिन हमें पता है कि यदि हम किसी भी रो, किन्हीं भी दो रो को अगर हम इंटरचेंज कर देते हैं तो वैल्यू ऑफ न्यू डिटर्मिनेंट हैव इट्स साइन अपोजिट टू दी ओरिजिनल डिटर्मिनेंट। तो यहाँ डेल डैश जो है वो माइनस डेल के इक्वल होगा। तो ये सेकंड इक्वेशन। यदि मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ तो ट्वाइस ऑफ डेल डैश जो है वो कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ से पता लग रहा है कि इस डेल डैश की वैल्यू 0 है, लेकिन डेल डैश जो है वो डेल की इक्वल है, तो इसकी वैल्यू भी क्या हो गई, 0 हो गई। तो यानी जब भी दो डिटर्मिनेंट, किसी भी डिटर्मिनेंट में कोई भी दो रो आइडेंटिकल है तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है। और यदि किन्हीं दो कॉलम की जो दो कॉलम या उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आइडेंटिकल है तो ऐसी स्थिति में उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है। तो इसका फ़ायदा ये है कि यदि हमें कोई डिटर्मिनेंट है, सपोज कोई डिटर्मिनेंट है A, और वो इस तरह से दे दिया आपको, जैसे 1 2 3, यहाँ दे दिया 4 -3 4, और यहाँ दे दिया सपोज 6 0 6, ये दे दिया है। और सपोज यहाँ की जो एंट्री है वो यहाँ की एंट्री सपोज 1 है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जो C1 और C3 जो है ना, ये आइडेंटिकल है, बिल्कुल एक जैसे दिख रहे हैं, ये बिल्कुल आइडेंटिकल है। यानी कि जो C1 दिख रहा है ये C1, और ये जो C3 है, इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स देखें हम तो बिल्कुल एक जैसे दिख रहे हैं। तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि इसकी जो वैल्यू है वो क्या हो गई, 0, क्योंकि ये आइडेंटिकल हो गया।
तो हमें कैलकुलेशन ही नहीं करनी पड़ेगी और तुरंत हम बता सकते हैं कि उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये थी प्रॉपर्टी नंबर 3। अब हम चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4 की तरफ। प्रॉपर्टी 4 कहती है कि ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और ए कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाई ए कांस्टेंट के, देन इट्स वैल्यू गेट्स मल्टीप्लाइड बाई के। यानी किसी भी रो या कॉलम, यहाँ जो कह रहा है वो कह रहा है कोई भी रो ले लेते हैं हम, कोई भी रो ले ली या फिर कोई भी कॉलम ले लिया और उसकी जो एलिमेंट्स है उनको हमने किसी नंबर के से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो पूरी डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो के टाइम्स हो जाएगी। ये कहना चाह रही है ये प्रॉपर्टी। तो इसको भी हम समझ लेते हैं। मान लीजिए वही डिटर्मिनेंट मैं पहले की भांति ले लेता हूँ। सपोज डिटर्मिनेंट मैंने लिया ये वाला A1 A2 A3 B1 B2 B3 और C1 C2 C3, ये कोई मैंने डिटर्मिनेंट लिया है। और इसकी जो सेकंड रो है, या सपोज सेकंड रो ले लेते हैं, सेकंड रो के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको मैं जो है के से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। सपोज इसको मैं के से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। फर्स्ट रो को भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हमने सेकंड रो से, सेकंड रो के एलिमेंट्स को किसी नंबर के से मल्टीप्लाई किया और जो नया मैं डिटर्मिनेंट आ रहा है उसको मैं डेल डैश कर देता हूँ। अब हम देखेंगे कि जो डेल डैश है वो एक्चुअली के टाइम्स ऑफ डेल है। ये जो प्रॉपर्टी ये कहना चाह रही है। तो इसका तरीका ये है कि हम इसको एक्सपेंड कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू, इस जो डेल डैश है इसको हम एक्सपेंड कर देते हैं, एक्सपेंडिंग विद रिस्पेक्ट टू R2, R2 के रिस्पेक्ट में इसको हम एक्सपेंड कर देते हैं। सेकेंड रो के रिस्पेक्ट में हम इसको एक्सपेंड कर देते हैं। तो सेकेंड रो के रिस्पेक्ट में जब एक्सपेंड करेंगे तो लिखेंगे के B1, लेकिन चूंकि के B1 जो है वो क्रॉस पे नहीं आ रहा। यहाँ हम देख रहे हैं कि जो क्रॉस पे जो एलिमेंट्स है वो ये वाले होते हैं, इनके साथ हमें प्लस लगाना होता है और बाकी के साथ हमें माइनस लगाना होता है। और चूंकि हम एक्सपेंड कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू R2, तो R2 में हमारे पास ये एलिमेंट्स आ रहे हैं, ये एलिमेंट्स है। तो ये जो एलिमेंट्स है हाँ, तो ये जो एलिमेंट्स है यहाँ पर देख रहे हैं हम, ये KB1 KB2 और KB3 इनको लेना है, लेकिन जो क्रॉस पे जो आ रहे हैं उनके साथ प्लस और इनके साथ हमें माइनस लगाना होता है। तो मैं इसके साथ लगाऊंगा माइनस साइन। और अब KB1 जिसमें भी आ रहा है उस रो और कॉलम को हमें छोड़ना होता है। तो इसके बाद जो बचे हुए एलिमेंट्स है A2 A3 C2, यहाँ था C3, यहाँ पर हमारे पास है C3, यहाँ C3 है, ठीक है। तो अब हम KB1, अब यहाँ A2 A3 C2 C3 है, तो ये A2 C3 माइनस C2 A3, A2 C3 माइनस C2 A3। और इसी तरह जो सेकंड लिया KB2, और KB2 इसको मैं हटा देता हूँ वापस, इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं और इसको हटा देते हैं। अब हम ले रहे हैं ये KB2, तो KB2 जिस रो और कॉलम में उसको हटा देते हैं। अब A1 A2 C1 C3 है, तो अब A1 को तो मल्टीप्लाई करना है C3 से, तो A1 C3 हो गया और माइनस C1 A3 हो गया। अब इसी तरह से अब इसको हम रिमूव कर देते हैं वापस, क्योंकि इससे काम हो गया। अब हम लेते हैं थर्ड एलिमेंट KB3, तो KB3 चूँकि इस क्रॉस पर नहीं आ रहा है तो इसके साथ हमें माइनस साइन लगाना है। तो इसके साथ मैं माइनस साइन लगा देता हूँ, ये माइनस साइन लगा दिया मैंने, और लिखेंगे KB3। अब ये जिस रो और कॉलम में है, इस कॉलम और इस रो में उसको हटा देते हैं। अब A1 A2 C1 C2, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो A1 मल्टीप्लाइड विथ C2, तो A1 C2 माइनस A2 C1 आ रहा है। अब इसमें हम देख रहे हैं कि K जो है पूरी तरह से कॉमन आ रहा है, K जो है वो पूरी तरह से कॉमन आ रहा है, और अंदर जो कुछ भी बचेगा डेफिनेटली वैल्यू ऑफ दिस विच इज लेफ्ट इन दिस ब्रैकेट विल बी इक्वल टू डेल, क्योंकि डेल को हम एक्सपेंड करेंगे, इस डेल को एक्सपेंड करेंगे तो डेल में यहाँ B1 B2 B3 है और यहाँ पर K टाइम्स था, उस K को हमने कॉमन ले लिया है। तो K को कॉमन लेने के बाद वट एवर इज लेफ्ट इन दिस ब्रैकेट द वैल्यू ऑफ दिस होल एक्सप्रेशन मस्ट बी इक्वल टू डेल, क्योंकि डेल में और इसमें फिर अंतर नहीं रहेगा। K तो हमने बाहर ले लिया, बाकी सारी वैल्यू इसकी इक्वल ही तो है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो डेल डैश है वो K टाइम्स ऑफ डेल हो रहा है।
तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि यदि हम किसी भी रो या कॉलम को किसी नंबर k से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है, एंटायर वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट बिकम्स k टाइम्स। इसको हम एग्जांपल के थ्रू भी समझ सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है और वो इस तरह से है, सपोज 1 2 3 है और यहाँ 0 1 सपोज -1 है और 0 8, 0 तो ज़्यादा सिंप्लीफाइड हो जाएगा, सपोज यहाँ ले लेते हैं 2 5 और -4, सपोज ये है। और एक दूसरा जो है एक डिटर्मिनेंट और बना देते हैं, ये तो डिटर्मिनेंट हो गया। एक दूसरा जो डिटर्मिनेंट है वो हम बना देते हैं, सपोज उसको b नाम दे देता हूँ। और ये जो डिटर्मिनेंट है वो हमने कैसे बनाया है कि इसमें जो फर्स्ट रो है उसको फर्स्ट रो को मैं 2 टाइम्स ऑफ r1, यानी कि फर्स्ट रो के सभी एलिमेंट्स को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। और यहाँ हो गया 0 1 -1, ये तो जैसा था वैसा ही है, 2 5 -4। तो मैं यहाँ ये कह सकता हूँ कि जो दूसरा जो डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट b, इसकी जो वैल्यू है, जो कि इसकी जो फर्स्ट रो है, डिटर्मिनेंट b की फर्स्ट रो, ये इसकी जो फर्स्ट रो है उसको 2 से मल्टीप्लाई करने से आ रही है। तो यहाँ मैं क्लियरली कह सकता हूँ कि ये जो है वो 2 टाइम्स ऑफ ये है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी ये कहती है कि यदि किसी भी रो या कॉलम के एलिमेंट्स को यदि हम किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो एंटायर वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट बिकम्स दैट नंबर टाइम्स। तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको, तो हमें 2 4 6 मिल रहा है। तो ये एक तरह से देखा जाए तो डिटर्मिनेंट b जो है वो 2 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ a है। और इसको हम यहाँ से आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि यदि मैं डिटर्मिनेंट a का एक की वैल्यू फाइंड आउट करूँगा तो यदि इसका एक्सपेंशन मैं करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट रो, दोनों का ही, डिटर्मिनेंट a का भी और डिटर्मिनेंट b का भी, तो डिटर्मिनेंट a का जब एक्सपेंशन करेंगे तो 1 टाइम्स जो है ये हटा देंगे तो 1 इंटू -4 और ये हो रहा है -5, तो +5 हो जाएगा। सिमिलरली 2 को ये -2, तो ये गया, इसके बाद ये 0 और माइनस टाइम्स ऑफ -2, तो ये प्लस का 2 हो गया। सिमिलरली यहाँ लिखेंगे -3 +3 लिखेंगे और यहाँ हो रहा है 0 -2, तो 0 -2। तो इसकी जो वैल्यू फाइंड आउट करी वो तो आ रही है हमारे पास 1 और ये आ गई -4 और यहाँ हो गया -6 यानी कि -9। तो अभी हम यदि उसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, डिटर्मिनेंट b की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो हम पाएंगे कि उसमें जो है और इस वाले कैलकुलेशन में जो अंतर है वो केवल इतना सा है कि यहाँ तो है 1 -2 3 और वहाँ हो जाएगा 2 -4 6। ये 1 2 3 आ रहा है क्योंकि यहाँ 1 2 3 है, और वहाँ पर है 2 4 6, तो यहाँ आ जाएगा 2 4 6 और कोई अंतर नहीं है। तो यहाँ जहाँ भी 1 लिखा हुआ वहाँ 2 लिख देंगे और यहाँ पर -4 + 5, इसी तरह से यहाँ जहाँ 2 लिखा हुआ वहाँ 4 आ जाएगा और कोई अंतर नहीं आया। तो हम यहाँ से समझ सकते हैं कि वैल्यू डबल क्यों हुई, क्योंकि किसी भी रो या कॉलम के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करेंगे तो यदि उस रो या कॉलम के एलिमेंट्स यदि मल्टीप्लाई हो रखे हैं 2 से, जैसा कि मैं यहाँ पर इसको बिना कैलकुलेट करे ये कॉमन ही ले रहा हूँ बाहर, ताकि मैं ये शो कर सकूँ कि एक्चुअल में ये जो वैल्यू है और जो पहले वैल्यू निकाली उसमें कोई ख़ास अंतर नहीं है। ये जो वैल्यू है अंदर, यहाँ जो वैल्यू दिख रही है ये वाली और यहाँ जो वैल्यू आ रही है ये वाली, ये दोनों बिल्कुल आइडेंटिकल हो गई जैसे मैंने 2 को कॉमन लिया। और ये 2 कॉमन हम लेना संभव इसलिए हुआ क्योंकि डिटर्मिनेंट b की जो ये एंट्री है, ये वाली एंट्री और ये जो एंट्री दिख रही है, इनमें जो अंतर है वो इतना सा है कि इसकी हर एंट्री को 2 से मल्टीप्लाई करने से आ रहा है ये। तो डेफिनेटली जो डिटर्मिनेंट b है वो उसकी जो वैल्यू हो 2 टाइम्स हो गई, इसलिए ये 2 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ a हो रहा है, यानी सीधा सीधा इसकी वैल्यू जो है वो -18 हो गई। तो कभी कभी ये प्रॉपर्टी भी हमें काफ़ी काम आती है, जब मान लीजिए एक डिटर्मिनेंट की वैल्यू पता है और इसकी किसी रो या कॉलम को किसी पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो न्यू डिटर्मिनेंट बनता है उसकी वैल्यू हम इस प्रॉपर्टी की मदद से तुरंत फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये 4 प्रॉपर्टी है जिसको आज हमने इस वीडियो के माध्यम से सीखा है, और नेक्स्ट वीडियो में हम जो रिमेनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट है उसको सीखेंगे। Thanks for watching this video.